हम एनर्जी रिसोर्सेज को अब थोड़ा सा डिटेल में करते हैं और मैं कुछ चीजें आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे स्टार्ट करते हैं हम कोल से। कोल का बनने का थोड़ा सा प्रोसेस अच्छे से समझिए। अब आप, क्या होता है, दो तीन डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं जिन एजेस में कोल बना था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोल बनने में जो आप सब जान चुके हो कि आपको क्या चाहिए, डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, नेचुरली अर्थ जब बनी थी तो अर्थ के बनने की अलग अलग एजेस थी। इसमें एक एज है जिसको हम प्री कैम्ब्रियन एज कहते हैं। एक कैम्ब्रियन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एजेस करोगे तो ये भी समझ आ जाएगा। उसके प्री और उसके पोस्ट पीरियड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तुमने कैम्ब्रियन पीरियड पकड़ा हुआ है। अभी जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, इस पीरियड में नेचुरल सी बात है, कोई प्लांट्स, कुछ ट्रीज, कुछ कुछ भी नहीं था। तो फिर कोल कहां से बनेगा? नो, नॉट पॉसिबल। तो ये जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, इस टाइम पर अगर कोई कोल पाया जाता है तो अगर आप बुक में पढ़ते हैं एक नाम, दैट कोल इज ऑफ एल्गे कोल। एल्गी से बना था वो कोल। ठीक है, तो एल्गी के डिकम्पोज होने से जो कोल बना है दैट इज एल्गे कोल। आज बस मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूं कि थोड़ा और क्लियर हो जाए, इमेज वाइडर हो जाए। सेकंड, जैसे ही कैम्ब्रियन पीरियड आप पार करते हैं, उसके बाद एक पीरियड आता है डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन, डेवोनियन पीरियड। ये जो डेवोनियन पीरियड था ना, यहां से शुरुआत हुई है कोल के बनने की। इस डेवोनियन पीरियड की आगे एक्सटेंशन है एक कार्बोनिफेरस एज। ये जो कार्बोनिफेरस एज है, देखिए नाम ही क्या है, कार्बन। तो वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे बेस्ट कोल बना है जो आज आप यूज करते हो, ये कार्बोनिफेरस एज का है। और इसकी एज हम मान के चलेंगे 275 से 350 मिलियन ईयर्स अगो। मोटा मोटा ले लें 350 या 400 मिलियन अगो, बस। तो मतलब एक कोल बना है 400 मिलियन ईयर्स अगो, और ये जो कोल है ईयर्स अगो, और ये जो कोल है ये है आपका कार्बोनिफेरस एज का। इसके अलावा अगर आप बात करें, सेकंड वन इज, इसके बाद कोल बनता ही रहा है, कंटिन्यूसली कोल बनता रहा है। लेकिन एक एज ऐसी आती है बीच में जब कोल बनना रुक जाता है। ठीक है, ट्रायसिक एज कहा जाता है उसे, ट्रायसिक एज। उसके बाद अल्टीमेटली कोल फिर से बनता है दोबारा, तो दैट एज इज कॉल्ड क्रिटेशियस। हमारे पास दो एज इंपॉर्टेंट है, एक कार्बोनिफेरस एज पृथ्वी की, वो उम्र जब वो कार्बोनिफेरस दौर से गुजर रही थी उसको कार्बोनिफेरस एज कहते हैं। उसके बाद एक एज है क्रिटेशियस एज। ये लगभग लगभग आप कहेंगे 100 मिलियन ईयर्स अगो वाला। तो दो एजेस का कोल है हमारी अर्थ पे, एक कार्बोनिफेरस एज वाला और एक क्रिटेशियस एज वाला। अब इसमें कंसेप्ट समझिए। अर्थ जो है ना, इसकी एक खासियत रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे घूमते रहे हैं। आपने एक मूवी देखी होगी 2012। उस मूवी में ये दिखाया गया था कि नॉर्थ पोल साउथ में हो जाएगा और साउथ नॉर्थ में हो जाएगा। मतलब कि लोकेशंस चेंज हो जाएंगी कॉन्टिनेंट्स की। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले होता रहा है। कॉन्टिनेंट्स जो है ये मूव करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली इन मूविंग स्टेट। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले जमाने में पूरा साउथ अमेरिका पूरा अफ्रीका में फिट हो गया, फिट था। दिस इज द कंप्लीट जिग सॉ फिटिंग। ये सीधा जाके पीस यहाँ घुसेगा और ये सारे दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन ये डिटैच हुए हैं एक दूसरे से, है ना। उसके बाद अगर आप ये लेके आएंगे नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका में, तो ये पूरा इधर जा रहा है, ये देखिए पूरा इधर जा रहा है। तो ये सारे आपस में जुड़े थे, ये तो टूटे हैं। देखिए ना टूटने का प्रमाण आप देखिए, कुछ कुछ आइलैंड्स बीच में ही छूट गए, तो दूर जाते रहे हैं। अब होता क्या रहा है, कोल बनने का सिस्टम क्या रहता है समझिए। एक टाइम पर अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पानी था, पानी ही ज्यादा था। ऑलमोस्ट जो कार्बोनिफेरस एज है ना, उस टाइम पर बहुत सारे शैलो सी थे। शैलो सी माने जिनकी गहराई नहीं रहती। तो ऐसे सीज में बहुत सारे ट्रीज उगे, प्लांट्स उगे जो उग सकते हैं, जैसे मैनग्रोव टाइप या इस तरह की चीजें। तो ये जो शैलो सीज हैं, इनको ही हम कह सकते हैं कि इन्होंने स्वैम्प्स, मार्शेज इनकी फॉर्म ले ली। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि दो तरीके हो सकते हैं जिन तरीकों से बन सकता है कोल। पहला तरीका कि जो पेड़ पौधे हैं वो लैंड पे लगे हुए हैं और पानी जो है मरीन ट्रांसग्रेशन हो गया है, पानी वहां तक पहुंच गया है
और पेड़ पौधे और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, और जो ओशियन का वो पानी का जो बॉटम है उस बॉटम में जाके सेटल हो रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली सेडिमेंट्स आ रहा है और सेडिमेंट उसके ऊपर जम रहा है। तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो चीजें फिर अल्टीमेटली हीट मिलने से फॉर्म चेंज कर रही हैं। बट एक चीज सुनिए, अगर आज की डेट में कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसका क्या होता है? डिकम्पोजिशन। उसका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ऑक्सीजन, उसका नाइट्रोजन, उसका सल्फर सारा एटमॉस्फेयर में मिल जाता है ना, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन एक बात बताइए, ये लोग डिकम्पोज क्यों नहीं हुए थे? ये हमें आज भी मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल। ये कैसे हो गया? आज अगर कुछ ऐसा हो तो खत्म हो जाता है, ये क्यों नहीं खत्म हुए थे? ये हमें फिर भी उसी फॉर्म में मिल रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? किसी भी चीज को खत्म होने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। माने ऑक्सीजन से रिएक्ट करना होगा। सपोज कीजिए अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही खत्म कर दी जाए तो फिर आप जो डिकम्पोज होते हैं वो एक अलग ही वे में डिकम्पोज होते हैं, और आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं, बाकी चीजें जो है एज इट इज कंजर्व हो जाती हैं। तो अब ओशियन बॉटम में या लेक बॉटम के बहुत डीप गिर जाने की वजह से, इनका बहुत डीप बॉटम में जाके गिर जाने की वजह से, और दूसरा बहुत बड़े पैमाने पर इनके ऊपर सेडिमेंट जम जाने की वजह से एक एनेरोबिक एक्टिविटी होती है। मतलब ये हवा से कट जाते हैं। एरोबिक डिकम्पोजिशन नहीं होता, एनेरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। आई बात समझ में? इस एनेरोबिक डिकम्पोजिशन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इनका डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से इन मैटर की स्टेट चेंज होती है। बट मैटर फुल्ली लॉस्ट नहीं होता, मैटर आज भी हमें रिकवर होता है। आई बात समझ में? क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेकर के ही कोई चीज खत्म होती है। आग जलती है ना, ऑक्सीडाइज होती है, वो ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीजन खत्म कर दो आपने जैसे जोत जगाते हो आप, तो जोत जगाने के लिए आप क्या करते हो कि वो जो जोत का फ्लास्क है नीचे दो पतली पतली लकड़ियों पे रखा होता है ना, नीचे से हवा जाने का रास्ता होता है। एक तो वो लकड़ियां हटा दो और ऊपर से हाथ रख दो, जोत बंद हो जाती है ना, क्योंकि जोत को ऑक्सीजन नहीं मिलता ना। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चीज बर्न कैसे होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही कंबशन होता है ना। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना हो रहा था एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू, उसके तहत कोल बनता है। ये बात आपको क्लियर हुई? तो मुद्दे की बात यह है, हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि कोल मैंने बताया था कि मोस्टली दो जगहों पे पाया जाएगा। एक तो रिवर वैलीज में, और सेकंड वन इज की जो माउंटेन की स्लोप्स रहती हैं, माउंटेन की जो वैली साइड्स हैं वहां पर पाया जाता है। तो ये जो रिवर वैलीज में पाया जाना, और इनका रीजन क्या है? आपको कोल अक्सर देखना, आप कोल अक्सर कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। कोल अक्सर कोस्टल एरियाज में मिलेंगे आपको, ओशियन से या सीज के किनारे किनारे, या फिर रिवर वैलीज में मिलेंगे। जैसे वोल्गा रिवर है मेनली, या फिर और बाकी ब्राजील की रिवर्स हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, या फिर इंडिया की दामोदर है, महानदी है, इस तरह की रिवर्स हैं। हमेशा कोल आपको इन एरियाज में मिलेंगे। उसका रीजन क्या रहा? उसका रीजन ये रहता है कि जब भी मरीन ट्रांसग्रेशन होता है, मरीन ट्रांसग्रेशन जब भी होगा, जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो अल्टीमेटली जो रिवर रीजन्स हैं, उन रिवर रीजन्स में भी बाकी एरिया में भी पानी खड़ा है और वहां पे भी पानी खड़ा है, लेकिन रिवर्स जो है वो पीछे से रॉक से फ्लो होकर आ रही होती है और सेडिमेंट्स ला रही होती हैं। तो अल्टीमेटली दो पानियों में से जिस पानी में मरीन ऑर्गेनिजम्स डेड हो रहे हैं और उस पे ऊपर आके मलबे की लेयर जमती जा रही है, तो वहां पर होगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो वहां पर ये ज्यादा जबरदस्त डिकम्पोज करेंगे, इसलिए रिवर वैलीज आर फेमस फॉर द कोल। तो कोल यहाँ पर पाया जाता है। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट इसमें क्या होता है? अगर आप देखें कि वर्ल्ड लेवल पे आपको पूछा जाए कि बेस्ट क्वालिटी कोल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो कार्बोनिफेरस पीरियड का कोल था ना, जितना कोल पुराना होगा उतना अच्छा होगा, ये आपको पता। तो जो कार्बोनिफेरस पीरियड का कोल है ये ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ये पाया नहीं जाता इंडिया में। भाई उसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि इंडिया में पाया जाता है गोंडवाना कोल, और ये है क्रिटेशियस पीरियड का। कार्बोनिफेरस का कोल क्यों नहीं पाया जाता इंडिया में? उसका रीजन क्या है कि कार्बोनिफेरस के टाइम पर ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका था। कार्बोनिफेरस के टाइम पर इक्वेटर पे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका था, और इक्वेटर के रीजन के अराउंड ही उस टाइम पर बहुत बड़े पैमाने पर मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था। इक्वेटर के रीजन के अराउंड ही उस टाइम पर स्वैम्स, शैलो सीज और मार्सेस बने थे। और उस समय कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन किन की थी इक्वेटर के ऊपर? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का। लेकिन बाद में फिर जब कार्बोनिफेरस एज खत्म हुई, ये ऊपर की तरफ डिसलोकेट हुए, तो आज की डेट में नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में बेस्ट क्वालिटी का कोल पाया जाता है। आई बात समझ में? लेकिन इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया जिस रीजन में लाई कर रहा है वो वाला रीजन है ही नहीं जहां पर कार्बोनिफेरस का गोल्ड पाया जाता है। इंडिया क्रिटेशियस पीरियड, गोंडवाना पीरियड से बिलोंग करता है। ये भी एक रीजन है। ठीक है, हमारे पास उस अच्छी क्वालिटी का कोल उस लेवल पे नहीं है।
दूसरा, अब एक यहाँ पर कंसेप्ट क्या आता है कि कोल के बनने का एक सीक्वेंस रहता है, मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी टाइम पीरियड कितना है, दूसरा एस्पेक्ट इतना है कि डेप्थ कितनी है, और तीसरा एस्पेक्ट इसकी हीट कंटेंट कितना है। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी जो इनिशियल लेवल पर स्वैम्प्स और मार्शेस हैं और उनमें डेड ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं और उनके ऊपर लेयर जम रही है सॉइल्स की, सेडिमेंट्स की, तो जो इनिशियल लेवल पर कोल पाया जा रहा है जिसका टाइम भी कम है, और सेकंड थिंग इसकी मॉइस्चर कंटेंट पानी में हो रहा है, बॉक्स बॉक्स मैंने दलदली इलाका पानी में हो रहा है, और हीट लेवल भी ज्यादा नहीं है क्योंकि डेप्थ नहीं है, तो वो पीट कहलाता है। ये पीट का, उसके बाद बिटुमिनस लिग्नाइट का, उसके बाद बिटुमिनस और एंथ्रासाइट का मैंने आपको गेम समझा दिया है। इसमें से अब होता क्या है कि अगर आप देखें सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप देखें तो जो माउंटेन्स हैं ये भी किसी ना किसी समय में जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी, दो एंड पे दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट राइट में एक प्लेट लेफ्ट में, उनके बीच में कोई जियोसिंक्लाइन होगी, वहां पर जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं उनके ऊपर जो सॉइल की लेयर जम रही है, और अल्टीमेटली जब वो प्लेट मूव करेंगी तो वो जियोसिंक्लाइन जो है वो फोल्ड हो जाएगी और फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे। तो ये रीजन है कि फोल्डेड माउंटेन्स में भी कोल और इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। आई बात समझ में? तो इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे कि एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइट इज ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, और किसी नहीं पाया जाता, हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत में सेडिमेंट मैंने बताया था कि हिमालयन में एंथ्रेसाइट्स पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के एरिया में। अब क्यों हमेशा कोल के साथ लाइम पाया जाता है? लाइम कोल के साथ होगा, देखना अक्सर भाई। आपको मैंने एक बात समझाई कि बहुत बड़े पैमाने पर मरीन ट्रांसग्रेशंस हुए थे, और जो मरीन होता है, मरीन में कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ये सब चीजें होती हैं, इसके मिलने से ही लाइम बनता है, मरीन में लाइम कंटेंट रहेगा। तो जो मरीन सैंड है और मरीन आइटम्स जब जमा हो जाती हैं उन डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो लाइम की लेयर बनती है। तो कोल एंड लाइम, कोल एंड लाइम इस तरह से कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? सो दैट इज द कंसेप्ट। ये एक पूरा मोटा मोटा फिनोमेना है जिसके थ्रू कोल फॉर्म होता है। इसके बाद अब मैं आपको एक ग्राफ, एक इमेज भेजूंगा, उस इमेज में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस बताई गई हैं जिनके थ्रू ये फॉर्म होता है। वो लोकेशंस मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो दिस वन इज द यूराल रिवर, ये है, ये यूराल आपके एटलस में बहुत सुंदर से दी होगी, और ये यूराल माउंटेन्स भी हैं। ये जो रशिया है ना पूरा, इस रशिया को यूरोप और एशिया में डिवाइड करते हैं यूराल माउंटेन। लुक एट द यूराल माउंटेन। ठीक है, तो ये यूराल रिवर का एरिया दिया हुआ है। उसके बाद ये जो नीचे ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी का इलाका है, यहाँ पे दनेपर रिवर दी होगी, दनेपर, दनूबे दनेपर पढ़ी थी ना, ये दनेपर रिवर का इलाका है यहाँ पर। उसके बाद ये जो सारा ऊपर का ये यूरोप का इलाका है, यहाँ पे राइन रिवर है, राइन रिवर की वैली, इसको राइनलैंड कहते हैं। तो ये राइनलैंड का इलाका बताया गया है। ये जो इलाका है यहाँ पर, ये जर्मनी का और जर्मनी के वेस्ट का इलाका, ये रुर का इलाका कहते हैं, रुर। और जो भारत का छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, उसे भी इंडियन रुर कहते हैं, RUHR, रुर का इलाका। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि रुर इज वेरी फेमस फॉर द मिनरल रिसोर्सेज। ये डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी लोकेशंस हैं ये सारी आपको कल कराएंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ल्ड लेवल पर मेनली किस किस वैली और किस किस माउंटेन के क्लोज में ये मिलता है। आपको एक एक कंट्री लर्न करने की नीड ही नहीं है। जब भी आप मिनरल का आंसर लिख रहे हैं ना और कोल का, तो आपका आंसर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा अगर आप कंट्री का नाम ना लेकर के आप वैलीज और माउंटेन्स बताएंगे। तो एग्जामिनर आपकी बात को कनेक्ट कर पाएगा कि इसको लॉजिक पता लग गया कि रिवर वैली के क्लोज पाया जाता है और माउंटेन के क्लोज। कंट्रीज हमने क्या करनी है? आई बात समझ में? कोल की लिमिटेशंस भी आपको पता है और उसके बेनिफिट्स भी आपको पता है। एक यही कंसेप्ट जो है थोड़ा सा रह रहा था, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनरल ऑयल की। मिनरल ऑयल में वर्ड आ जाता है पेट्रोलियम। अब आप एक बात समझ लो कि जिस तरह से कोल का फॉर्मेशन हुआ है, लगभग लगभग यही तरीका है मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का भी। अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि पेट्रोलियम जो है वो आपको मोस्टली उन रीजन्स में पाए जाएंगे जिन रीजन्स में कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेट्स हैं उनके जो मार्जिन हैं, कॉन्टिनेंट्स, दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स का जो मार्जिन एरिया है, वहीं पर सारा का सारा मटेरियल डेड जो है वो जमा हो रहा है और उसके ऊपर आकर के मटेरियल एकोमुलेट हो रहा है। तो आप देख भी लेंगे जितनी भी माइनिंग एरियाज हैं जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, ये अक्सर ऑफशोर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और यहाँ से पाया जाता है। आई बात समझ में? तो पेट्रोलियम से रिलेटेड भी यही 3-4 एरियाज हैं, वो भी उस इमेज में हैं। वो इमेज भी आपको सेंड कर दी जाएगी, लोकेशंस आपको कल क्लियर करा दी जाएंगी।
पेट्रोलियम का फेनोमेना भी लगभग इसी से रिलेटेड है। फॉसिल वर्ड इनके साथ लगता है। फॉसिल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आप ध्यान से समझो। इसके रिलेटेड 2-3 वीडियोस भेजूंगा आपको मैं, वो दैट वुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जब बहुत समय पहले ऐसा होता है कि 2-3 तरीके होते हैं जानवरों के खत्म हो जाने के। कुछ ऐसे जानवर हैं जो आज भी साइंटिस्टों को एज इट इज ही मिलते हैं, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे ही। वो कैसे होते हैं, वो आइस में ट्रैप हो जाते हैं, और जो आइस में ट्रैप हो गए नॉर्दर्न रीजन में आज भी ऐसे ही खड़े हैं, कुछ लॉस नहीं हुआ उनका। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल सराउंडिंग से तो वो इंसुलेट हो गए ना। तो बड़े बड़े मैमथ एज इट इज ही मिलते हैं, विदाउट मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, हल्का फुल्का उनकी बस डिकम्पोजिशन होती है, बाकी वो सबूते मिलते हैं पूरे पूरे। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, जो पेड़ होता है ना, पेड़ों से एक लिक्विड निकलता है ना, सैप। और कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते उड़ते सैप में ट्रैप हो जाते हैं, सैप उनकी शील्ड बना ले। वो भी हजारों सालों से ऐसे ही इंसेक्ट, वो सैप से एज इट इज ही रिकवर होते हैं। उनसे भी स्टडी की, हम कहते हैं ना 1000 ईयर पहले ये सैप ये इंसेक्ट होता था, अब नहीं है। वो सैप से ही तो पता चला। आप अगर एक बात सोचें कि साइंटिस्टों के पास, पैलेंटोलॉजिस्ट के पास कोई टाइम मशीन तो नहीं है कि वो वहां चले जाते हैं, फिर वो पता कैसे लगाते हैं? ये 2 तरीके तो ये है कि एक तो उन्हें मैमथ बड़े बड़े मिल जाते हैं वहां आइस में, फिर सैप, और तीसरा तरीका क्या है, सपोज कीजिए एक डायनासोर है, वो डायनासोर मर गया बैठ गया। वो डायनासोर मरने के बाद किसी ओशन बॉडी में या कहीं पर जहां पर भी है वहां पर बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर्स जमती रहेंगी सॉइल की। जैसे जैसे लेयर जमती रहेंगी सॉइल की, तो ऊपर से प्रेशर पड़ता रहेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से तो कंप्रेस होगा, हीट बढ़ेगी। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर है, अब होगा क्या कि बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज उसको डिकम्पोज करेंगे, खाना शुरू कर देंगे, तो उसकी स्किन, फ्लैश तो उड़ जाएगा सारा कुछ। अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर रह जाएगा कांटेदार। ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर रह जाएगा, इसमें से हड्डियां भी निकल जाएंगी, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है, कैल्शियम है ना हड्डियों में, तो ग्राउंड वाटर इसको घोलने का दम रखता है। तो ग्राउंड वाटर इन कैल्शियम की हड्डियों को घुला करके ले जाएगा बहा करके, और वहां पर वो जो रॉक्स, वो जो सॉइल थी, उनपे छाप पड़ जाएगी ऐसी, और एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगा पूरा डायनासोर जैसा। इसको हम कहते हैं मोल्ड, MOLD, मोल्ड स्टडीज करते हैं। दिस इज फॉसिल, इसको कहते हैं फॉसिल। और प्रेशर पड़ेगा, जब और प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा तो इसकी शेप और कंप्रेस हो जाएगी। अब इतने में अर्थ के अंदर कोई ना कोई एंडोजेनेटिक एक्टिविटी होगी, मैग्मा ऊपर को चढ़ना चाहेगा, या अर्थक्वेक एक्टिविटी, तो ये रॉक्स एकदम से ऊपर को थ्रस्ट करेंगी, तो ये जो डायनासोर की मोल्ड वाली शेप है, ये सरफेस पे ऑब्जर्व हो जाएगी, या सरफेस से थोड़ा सा नीचे। तो फिर पैलेंटोलॉजिस्ट निकालते हैं, ढूंढते हैं, कहते हैं ऐसा ही था डायनासोर। डायनासोर की हड्डियां बना के लगाते हैं ना, वो डायनासोर की हड्डियां थोड़ा ना रिकवर होती हैं, वो पूरी शेप रिकवर हो जाती है एज इट इज ही। तो ये मोल्ड स्टडी होती है, ये दिस स्टडी इज कॉल्ड फॉसिल स्टडी, एंड दिस इज फॉसिल्स। तो इसलिए यहाँ इस प्रोसेस के थ्रू जो फ्यूल डिराइव होता है उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। आई बात समझ में? सो द कंसेप्ट इज कि पैलेंटोलॉजिस्ट इन चीजों की स्टडी करते हैं, उनके पास साउंड वेव्स होती हैं, शिप में जाते हैं या किसी भी में साउंड वेव्स को ड्रॉप करते हैं, जिस रीजन से टकरा के वो जिस फ्रीक्वेंसी से वापस आती है, फिर उसके बेस पे स्टडी करते हैं कि कहाँ पे क्या है। आजकल तो 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल इमेजेस हैं, मैंने ऐसे खड़े हो आप, आपके सामने 4 डायमेंशनल अर्थ बन जाती है पूरी शिप पे चलते चलते। उसमें पता लग रहा होता है नीचे डायनासोर है कि अर्थ है कि मैग्मा है कि क्या है, तब क्लियर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बन जाता है सामने आंखों के, लेयर्स अर्थ की बन जाती हैं। इतना प्रिसाइज टेक्नोलॉजी अचीव कर ली गई। तो पेट्रोलियम के बारे में यही मेन था। कोल में 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप ऊपर लगे जंगल, घास, पेड़ पौधों को स्ट्रिप कर देते हैं, उतार देते हैं, फिर उसके बाद आप खोद के कोयला निकाल लेते हैं। ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो। दूसरी क्या होती है, पिलर एंड रूम माइनिंग। इसमें क्या पता क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कोयला गहराई में है तो पहले ऊपर की लेयर उखाड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं, तो क्या करते हैं, एक पूरा ड्रिल मारते हैं वर्टिकल। पहले कोल कोल के बेड पे पहुंचा जाता है, जहां पे कोल बेड आ जाता है। कोल ऑलवेज बेड की फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, बेड, कोल का बेड होता है। तो कोल बेड तक जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिल मारेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ड्रिल मारने के बाद अब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। अब क्या करेंगे ये लोग, ऐसे पिलर रूम पिलर रूम पिलर रूम, फिर पिलर पिलर पिलर, एक लाइन पिलर्स की, उनके बीच में गैप 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 गैप, इधर भी पिलर, बीच में गैप गैप गैप। तो 2 पिलरों के बीच का सारा माल निकाल लेंगे, पिलर खड़े रहने देंगे ताकि छत कोलैप्स ना हो, छत ना गिर जाए। तो जैसे क्या करेंगे कि नीचे अंदर गए,
अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक मशीन आई, उसने 4 छेद किए, दूसरी मशीन आई, उसने डायनामाइट फिट किया, बड़म फट गया। वो सारा मलबा उठा के वही वाली पहली वाली मशीन गई, कन्वेयर पे रखा, कन्वेयर उसको ऊपर ले गया। तो इस तरह से खाली करते जाएंगे और साइडों में पिलर बने हुए हैं। जब सारा हो जाएगा ऐसे, फिर वापसी टाइम पहले पिलर से पिलर भी उड़ाने शुरू करेंगे, फिर पिलर भी खाने शुरू करेंगे और लैंड कोलैप्स होता जाएगा, धड़म 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 धड़म। फिर लास्ट वाले तक आ जाएंगे, ऊपर चढ़ने वाले रास्ते तक, लास्ट पिलर भी खा के ऊपर चढ़ जाएंगे, सरफेस कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। और पूरा पूरा सरफेस मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि कोलैप्स होता है। मैंने कि आप गए हो जैसे बचपन में और फिर 15-20 साल बाद वहां गए हो, तो वो जितनी जैसे इसकी जैसे 3 मंजिल तक जो इसकी हाइट है ना घर की, इतना डाउन हुआ है। मैंने अगली बार आप कह रहे थे बैट बॉल खेडी थे तो वो कहते कहते बैग है डुब गया। मैं बैग है ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ पोखर बनाता जी, पोखर मैंने तालाब, छठ मैया की पूजा होंगी हूं। चलो ਵਧੀਆ। लोकल लोग फिर अपनी जान बचाने की कुछ करते हैं कि यहाँ पे भगवान के प्रताप से है, चलो भगवान स्थापित करो यहाँ पे, पता नहीं अंदर रूम एंड पिलर माइनिंग हुई है। दैट इज द कंसेप्ट। तो ये है कोल माइनिंग का मेन तरीका। पेट्रोलियम माइनिंग के ऑलमोस्ट मैंने आपको मेन तरीके बता दिए थे, वो शाफ्ट एंड ड्रिल। तो पेट्रोलियम माइनिंग में एक इंस्ट्रूमेंट बहुत जबरदस्त आपको पेट्रोलियम माइनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नजर आता है। जहां पे भी आप पेट्रोलियम माइनिंग देखें तो पहले ऊपर ट्रांसफार्मर जैसी एक मशीन लगी देखोगे, ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता जैसे, उसको कहते हैं रिग। वो रिग होती है। उस रिग से एक रिग नहीं लगाएंगे तो फिर मैटर कैसे खींचेंगे ऊपर, वो रिग लगती है और रिग से एक ड्रिल जाती है नीचे, ऐसे घूमती है झर करती हुई। वो जब झर करती है ना, तो जैसे आपका ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंडर घरों में, वो ऐसे नीचे जाती है तो मिट्टी उछाल के बाहर मारती है, सैंड सूंड सब। तो एक तरफ पे एक मशीन लगी होती है, वो सैंड निकाल रही होती है अंदर से। वो ड्रिल जब अंदर हो जाएगी तो वो जाके बस 2-3 छेद मारेगी और फिर उसके बाद अपने आप तेल जो है वो बाहर आने लग जाता है, क्योंकि प्रेशर मैंने आपको बोला था बहुत स्ट्रांग प्रेशर बना रहता है वहां पर। ये तो तरीका है ऑयल निकालने का। अब ऑयल की एक इशू है। जब भी आप सरफेस ऑयल निकालते हो ना, सरफेस ऑयल के साथ एक बड़ी खास चीज बाहर आती है, बहुत ही हाई सॉल्ट कंटेंट वाला ब्राइन वाटर, BRINE, ब्राइन वाटर। ये जो ब्राइन वाटर बाहर आता है ना, अगर 1 गैलन ऑयल है तो 10 गैलन ब्राइन वाटर बाहर आता है साथ में। तो पहले तो क्या करते थे कि ब्राइन वाटर को निकाल के नदियों में फेंक देते थे, इधर उधर फेंक देते थे। जैसे नदियों की हालत खराब हो रही है क्योंकि वो सलाइन वाटर है ना, एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो रही है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि अब वैसा नहीं किया जाता है। अब कोशिश की जाती है कि जो ऑयल ही रिकवर किया जाए वो ऐसे किया जाए कि ब्राइन वाटर कम से कम साथ आए। ये तो इसके साथ हुआ। दूसरा अगर हम बात करें जो वहां से निकाला जाता है ऑफशोर, ऑफशोर की बड़े सारे इश्यूज हैं। क्या? एक तो जो आपने कुएं बना दिए ऑफशोर और आपने ड्रिल लगा दिए, वहां से नेचुरली ही सीपेज होता रहता है ऑयल का, और ऑयल जो है वो लीकेज होती रहती है ओशियन में। और ओशियन वाटर बॉडीज जो हैं उनको आगे स्विम करने में, बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो समुद्र में जाके खा के फिर उड़ जाते हैं, उनको वापस उड़ने में और सांस लेने में, क्योंकि ऑयल ऑक्सीजन कंटेंट को बर्बाद करता है, तो उनको सांस लेने में अंधकार छा जाता है, सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर पाती, तो बहुत सारे जीव जंतु सनलाइट की कमी से मर जाते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, बहुत सारे ड्यू टू इमोबिलिटी, मूव नहीं कर पाने की वजह से किसी और के शिकार हो जाते हैं, और बहुत सारों के मुंह नाक कान क्लॉग हो जाते हैं, जैसे कोरल्स वो क्लॉग हो जाते हैं, तो क्लॉग होने से ही मर जाते हैं। मैंने ऑयल लीकेज का स्पिलेज अभी 2010-11 में बहुत बड़े पैमाने पर एक शिप स्पिल कर गया था अटलांटिक ओशन में। तो पूरे के पूरे शिप्स ही स्पिल कर जाते हैं साइड से, और कई कई 100 किलोमीटर तक ओशियन में ऐसी काली परत जम जाती है। फिर इसको खत्म करने के लिए एक मशीन आती है, वो उस लेवल पे खत्म नहीं कर पाती है। तो ऑयल जो है क्योंकि डेंसिटी हल्की है तो पानी के ऊपर ऊपर तैरता है, ये एक आर्टिफिशियल शेडो क्रिएट कर देता है कि ओशियन के अंदर वो अंधेरा ही हो जाता है परमानेंट, इससे डेथ होने लग जाती है ऑर्गेनिजम्स की। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज की ऑयल लीकेज, ऑयल स्पिलेज एंड टैंकर एक्सीडेंट्स, दीज आर वेरी क्रूशियल इश्यूज जो ऑयल इंडस्ट्री को टैकल करने पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हैं। अब जब मैंने कोल और ऑयल की बात करी तो इसमें एक कंसेप्ट पहले तीसरा भी समझा देता हूँ, नेचुरल गैस। अभी हम नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस की क्या खासियत है कि ये जो नेचुरल गैस है ना, ये अल्टीमेटली आपको मिनरल ऑयल के साथ तो मिलेगा ही, माने जहां मिनरल ऑयल है वहां पे नेचुरल गैस कंटेंट तो आपको मिलेगा, लेकिन जहां पे नेचुरल गैस है वहां मिनरल ऑयल मिले ऐसा जरूरी नहीं। ये क्लियर हुई बात? माने जहां पे ऑयल है वहां नेचुरल गैस होगा, जहां नेचुरल गैस है वहां ऑयल हो ऐसा जरूरी नहीं। अब इसमें क्या कंसेप्ट होता है
नेचुरल गैस का भी डिकम्पोज होने का बनने का सेम तरीका है जैसा ऑयल बनता है, लेकिन नेचुरल गैस का बस इशू ये है कि ये और ज्यादा हीट से प्रेशर से अफेक्ट हो जाती है ताकि ये लिक्विड की जगह गैसियस फॉर्म ले लेती है। नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम ऑल आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, मतलब देर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लॉन्ग चेन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन। ये सिलसिला चलता ही रहता है, ठीक है। नेचुरल गैस की क्या खासियत है कि नेचुरल गैस को आप एक तरह से ये कह सकते हो कि इट इज अ स्वीट गैस। अब नेचुरल गैस को स्वीट क्यों कहते हैं? नेचुरल गैस को स्वीट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से आपको, इसमें जो कुछ कंटेंट ऐसे घुले रहते हैं जो इसमें नहीं होते, जो रोटन एग की स्मेल देते हैं, तो इसलिए इसको हम स्वीट गैस कहते हैं। ये किसी तरह की वैसी कोई स्मेल हमें प्रोवाइड ही नहीं करते, रोटन एग जैसी कोई स्मेल नहीं आती। नेचुरल गैस ऑर्डरलेस होती है, आप इसमें ऑर्डर ऐड करते हैं, मतलब आप इसमें स्मेल ऐड करते हैं। लुक एट द कंसेप्ट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आप अब जो घर में एलपीजी यूज करते हो उसमें स्मेल नहीं होता, आपको पता लग जाए कि एलपीजी लीक हो रहा है तभी उसमें स्मेल डालते हैं, वरना स्मेल नहीं होगी तो आप खत्म हो जाएंगे। एलपीजी लीक होता रहेगा। अब होता क्या है, आपको जो नेचुरल गैस अचीव होता है, इसकी क्या खासियत है कि अल्टीमेटली ये नेचुरल गैस ही है जिससे सब कुछ मिलता है। इसके दो फॉर्म हम निकालेंगे। एक तो इसका पहला फॉर्म हम निकाल लेते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये नेचुरल गैस से ही तो बनती है एलपीजी। होता क्या है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिथेन, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिथेन ही एक तरह का आप कह सकते हो। इसको हम लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई करने का मतलब कि इसको फिर हम आप कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे, मैंने बहुत हाइट, पहले तो गैशियस फॉर्म में है ना, तो लो टेम्परेचर पे ला करके इसको आप लिक्विफाई करने का प्रयास करते हैं। जब आप इसको लिक्विफाई करते हो तो इसमें से दो चीजें या तीन चीजें अलग होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे इथेन अलग होता है, प्रोपेन अलग होता है, ब्यूटेन अलग होता है, ठीक है। इनको याद रखने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। इथेन के साथ आप लगा लोगे C2, प्रोपेन के साथ C3, ब्यूटेन के साथ C4, तो C3 C2 C3 C4, और इथेन के साथ लगा लेना H6, प्रोपेन के साथ H8 और ब्यूटेन के साथ H10। तो फॉर्मूला इज इथेन इज C3H6, प्रोपेन इज इथेन इज C2H6, प्रोपेन इज C3H10 H8 एंड ब्यूटेन इज C4H10। खत्म कहानी। अब होता क्या है कि जब आप इसको लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई करते हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या रिसीव हो जाता है, एलपीजी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो आपको वो मिल जाता है, तो उसमें भी आप ऑर्डर ऐड करते हो। दूसरा, ये जो नेचुरल गैस है इसी को अगर हम फर्दर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको प्रेशराइज सिलेंडर्स में पैक करेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ही हाई प्रेशर के ऊपर इसकी फॉर्म कन्वर्ट करी हुई है ना, हमने इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है। अदरवाइज अगर ये इसका वो सिलेंडर प्रेशराइज नहीं होगा तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसको उसी को अटेन कर लेगी, और जो हमें इस समय हमने उसको पैक करके आपको सेंड करा हुआ है वो उस फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इसको इतने हाई लेवल आयरन सिलेंडर्स में पैक करके आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आप इसकी फॉर्म्स भी चेंज कर सकते हो, आप इतनी एनर्मस हीट यूज कर सकते हो कि वो हीट दे करके आप इतना ज्यादा इसको प्रेशराइज कर सकते हो कि आप मिथेन को तोड़ते 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 वापस कार्बन की फॉर्म में ला सकते हो। तो ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, और खास तौर पे ये यूज होता है टायर बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिसमें कार्बन का कंटेंट यूज होता है। नेचुरल गैस का मैंने बोला कि कार्बन में कंटेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर उसको हम टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब जब इसमें डिफरेंट डिफरेंट आएगा ना कि इसको उस इंडस्ट्री में, उसमें तो घबराना मत, पूछ लेना मुझसे कि सर ये कैसे किया। आपको बेसिक याद रखना है कि ये मीथेन है ना, CH4। अल्टीमेटली हम इसमें से कार्बन हाइड्रोजन अलग कर ही सकते हैं ना। अब सारी बात यहाँ पे गेम आती है कि ये कार्बन हाइड्रोजन ये सारे फॉसिल हाइड्रोकार्बन ही क्यों होते हैं, है ना। और ये लोग ऐसी चीजें क्यों पैदा करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आई विल टेल यू द लॉजिक। लुक, ये फॉसिल किससे बने, प्लांट एंड लिविंग थिंग्स। और प्लांट क्या खाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या खाते हैं, लिविंग थिंग्स, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। प्लांट में क्या होता है, नाइट्रोजन। जब ये मर जाएंगे दब जाएंगे, जो इनका प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये सब नहीं रहेगा क्या, ये सब रहेगा। जब कोल बनता है तो उसमें से बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का कंसेप्ट ये रहता है कि ऑक्सीजन को निकालना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन एज इट इज रिटेन होता है। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन कम हो जाएगा, नाइट्रोजन कम हो जाएगा और सल्फर कम हो जाएगा, उतना बेस्ट कोल हमें मिलता है एंथ्रासाइट विद फुल कार्बन कंटेंट।
है कि नहीं? तो